हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 और हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और आज इस एक्सरसाइज को कर देंगे खत्म। तो चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अब एक कांस्टेंट फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो वर्क डन है और एक और क्वांटिटी क्या है, एक और क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रैवल, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। उसने बता दिया है कि प्रोपोर्शनल है। तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। मतलब उसने कांस्टेंट की वैल्यू भी 5 यूनिट दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, फिर उसके बाद इस पर ग्राफ भी बना लेंगे अपन। तो देखो, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो इसमें दो क्वांटिटी हैं, एक हमारे पास वर्क डन है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फोर्स की जो वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा कैसे होगा कि लेट द वर्क डन बी x यूनिट। अगर मैं कहूं कि वर्क डन कितना है x यूनिट, तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा हमारा भी y। मान लीजिए हमारे पास वर्क डन आ गया x यूनिट और डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया y यूनिट। अब क्या समझना है समझो। उनने बोला कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रैवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी x प्रोपोर्शनल होगा y के, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y कैसे लिखते हैं, ऐसे। इनवर्सली लिखना हो तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। सो वी ऐड अ कांस्टेंट एंड x इज इक्वल टू ky। क्या लिखेंगे हम, ky। x इक्वल टू ky। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एक इक्वल टू लगाते हैं और क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है, k। अब वो बोल रहा है कि भाई वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, फोर्स, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। अगर फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अगर फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट है तो x और y का रिलेशन कितना आ जाएगा, x और y का रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू 5y। x और y का रिलेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5y, जहां पर x क्या है सर, x अभी हमने माना था वर्क डन, और y क्या है, y हमने माना था डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब बस हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है इन टू वेरिएबल टू फॉर्म अ ग्राफ। फिर उस पर बोल रहा है भाई 2 यूनिट पर कितनी वैल्यू होगी और 0 यूनिट पर कितनी वैल्यू होगी वर्क डन की। वो बात की बात है, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ लेना पड़ेगा। चलिए हमने मान लीजिए एक ग्राफ ले लिया और ये हमने पूरे बोर्ड पर हमने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये -x और ये हो गया -y, और ये हमारा होता है ओरिजिन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है भाई साहब कि आपको x इक्वल टू 5y का ग्राफ बनाना है। तो 5y के ग्राफ बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी x और y में। ऐसे तो बनाते ग्राफ, ठीक है। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए हमको, 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y को पहले ऐसे सेपरेट कर लेते हैं विद अ टेबल, और x और ये हो गया y। अब x की कुछ वैल्यू होगी जिस पर y की कुछ वैल्यू होगी, तो हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू, y क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो डिस्टेंस ट्रैवल में दोनों पॉइंट पहले ले लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल हमारा 0 है, तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर 0 हो गया तो 0 × 5 कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं हमारा 2 ले लें क्या, चलो 2 ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 5 2 10, बहुत बढ़िया। अगर हम ले लें -1, अगर हम इसको -1 ले लें तो y की वैल्यू अगर -1 है, y की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो 3 मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना। तो पहला पॉइंट हो गया 0, 0, दूसरा पॉइंट हो गया 10, 2, तीसरा पॉइंट क्या हो गया -5, -1, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
तो x में हमें 10 तक चाहिए, कितना चाहिए 10 तक, तो हमें पॉजिटिव 10 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, 9 और ये हो गया 10, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। फिर यहाँ ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, मिनिमम 3 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पर, ये 0,0, तो हमारा ओरिजिन पर ही पहला पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 10,2, तो 10x में जाओ, 10x में जाओ और y में 2 जाओ, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ कहीं मिलेगा, ये रहा पॉइंट 10,2 और ये हो जाएगा 0,0। तीसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, -5, -1, तो -5 इधर गए और -1 इधर आए, तो ये हमको मिल गया तीसरा पॉइंट -5, -1, ठीक है। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन खींचेंगे या तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि किसकी लाइन होगी, ये होगी x = 5y की। किसकी होगी, x = 5y। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिखना चाहें x - 5y = 0, ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, बहुत सही, बहुत शानदार, क्लियर भी हो गया होगा आई गेस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं हमारे पास इसको लिखने के। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहला तो ग्राफ भी बना दिया, हमने इक्वेशन को समझ भी लिया और हमने इक्वेशन भी बना दी, और अलग अलग दो वैल्यूज पर डिस्टेंस की हमने वर्क डन की वैल्यू भी निकाल दी। डिस्टेंस अगर हमारा होगा 2 तो वर्क डन कितना होगा 10, अगर डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अगला सवाल लेके आते हैं, और अगला सवाल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहां पर दो सहेलियां हैं जो कि क्लास 9th में हैं, दो सहेलियां हैं जो कि क्लास 9th में, यामिनी और फातिमा, 2 स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट 9th क्लास की हैं, एंड टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ऑफ 100 टुवर्ड्स ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। मतलब अर्थक्वेक आए थे तो वहां पर उन्होंने 100 रुपए जमा किए, है ना, हाँ 100 रुपए जमा किए दोनों ने मिलकर। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डेटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। उन दोनों ने मिलकर कितना लिया, मिलकर कितना लिया 100, मिलकर कितना किया 100। तो उन्होंने कहा भैया एक ग्राफ बना दो इसका और इसकी इक्वेशन फॉर्म कर दो। उन्होंने कहा इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है, x और y रुपीस ले लो। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन करना हो, यामिनी का कंट्रीब्यूशन, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है बी ₹x। अगर हमने यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना माना है, x माना है, अगेन लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना है बी ₹y। तो दोनों ने मिलकर कितना जमा कर दिया, 100 रुपए जमा कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है उसके हिसाब से दोनों के पैसों को मिला के कितना पैसा हो जाता है, 100 रुपए हो जाता है। इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और यही हमारा उत्तर होगा एज फार एज द इक्वेशन इज कंसर्न। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यही वाली बनेगी। अब ग्राफ प्लॉट करना, उसने कहा भाई ग्राफ भी प्लॉट कर दो यार, ग्राफ यहीं प्लॉट कर देता हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या बना ली, x और y एक्सिस बना ली। अब आप बोलोगे सर ये तो 100 है, अगर हम x की वैल्यू कुछ लेंगे y की वैल्यू कुछ लेंगे तो यहाँ 100 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसके जो एक लार्ज स्केल की वैल्यू आप बड़ा और कम कर सकते हैं। जैसे 1 यूनिट कर रहे हैं तो 10 यूनिट भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा ये 0,0 है तो यहाँ से ये 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ठीक है। फिर ये हो गया -10, ये हो गया -20, -30, -40, -50। फिर हो गया ये 1, 10, 20, 30, 40 और ये 50, -10, -20, -30, -40, -50, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 100 है, तो इस पर ग्राफ प्लॉट कर दो। तो देखो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, और करने कैसे जा रहा हूं भाई, यहां पर मेरे को भी मिनिमम 3 वैल्यूज लगेंगी।
तो हम मिनिमम 3 वैल्यूज ले लेते हैं, एक्स और वाई की। तो हम ऐसी कुछ वैल्यूज लेंगे जिसमें हमारी कितनी 50 और 60 तक की वैल्यूज आती रहे। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले एक्स की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं। अगर हमने एक्स की वैल्यू 50 ली तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी जरा बताओ। एक्स की वैल्यू भी 50 तो वाई की वैल्यू भी 50। बहुत शानदार। तो 50,50 पर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। बोलो सर सेकंड एक्स 60 ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल से। तो अगर हमने x को 60 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 40। तो ये भी हो गया हमारे पास। और कुछ है? अब हम सुनो, अब हम x को 60 लिया था ना, अब y को 60 ले लो तो x कितना हो जाएगा 40। बस हो गई लाइन आउट, बस हो गया। जो तुम्हारी वैल्यू, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक लाइन बनती है और लाइन अनलिमिटेड पॉइंट से बनती है। तो देयर विल बी अनलिमिटेड सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के लिए अनलिमिटेड क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि x की अनलिमिटेड वैल्यू होंगी तो y की भी अनलिमिटेड वैल्यू होंगी। आप 0,0 भी ले सकते थे, वो भी आसान पड़ता क्योंकि ओरिजिन से निकलता है ना। ठीक है, तो अगर नहीं, ओरिजिन से नहीं निकलता, ओरिजिन से नहीं निकलता, ओरिजिन से भाई। अगर ये x 0 होता तो y की वैल्यू 100। मतलब अगर फातिमा ने या यामिनी ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दूसरे ने किया है। यहाँ 0,0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। 50,50 तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। फिर यहाँ आ जाओ 10, 20, 30, 40, 50। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं सर जी। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यहाँ पर 60 कर दो ना, क्या दिक्कत है। ये लो, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ, ग्राफ सब पॉजिटिव है तो मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, आप ग्राफ में बनाना पूरा। ठीक है ना। चलो 50,50 तो यहाँ 50 गए और इधर 50 गए, तो इधर से और इधर ये दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट हो गया हमारा। फिर आएगा 60,40 तो 60,40 तो ये और ये 60,40। अब बोल रहा है 40,60 तो 40,60 ये वाला आ गया। अब ये तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास इस इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 100। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। हेलो, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। 7 के बाद हम बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन की। समझ में आ गया? बहुत शानदार। इन द कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, जो डिग्री, जो टेम्परेचर का जो डिग्री होता है या टेम्परेचर का जो मेजरिंग वैल्यू होता है, यूनिट होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट कंट्री लाइक इंडिया वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर एक है एफ और एक है सी, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री में है। ठीक है ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू हो वो कैसे रिलेशनशिप में है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब अगर मेरे को डिग्री फ़ारेनहाइट लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो उसने कहा भाई एक ग्राफ प्लॉट कर दो सबसे पहले। तो इस लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ ग्राफ। तो सबसे पहले तो ग्राफ बना दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉट कर देते ग्राफ। चलो, यहाँ पर हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी कुछ, जब कुछ फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी तो डिग्री सेल्सियस की भी वैल्यू आएगी। तो हम अब जो वैल्यू लेने वाले हैं वो स्मार्टली लेने वाले। देखो कैसे, अगर हम देखें तो डिग्री सेल्सियस की कुछ ऐसी वैल्यू लो जो 5 से डिविजिबल हो। 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो कट जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर कितना आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आएगा, होल नंबर या इंटीजर नंबर आएगा जो हमारे ग्राफ पे इजीली अवेलेबल रहेगा। वैसे तो आप इनफाइनाइटली वैल्यूज ले सकते हो, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 45 ले लिया। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू होगी, आपने 45 तो ले लिया तो 5 से 4 कैंसिल, 9 9 जा 81 और 81 प्लस 32 तो वो 100 पार चले जाएगा। तो आपको वैल्यूज़ भी कुछ इस तरह की लेनी है जो हमारे ग्राफ के आसपास आए। तो पहले हम तीनों वैल्यूज़ ले लेते हैं। चलो देखते हैं। तो हमने पहले डिग्री सेल्सियस की वैल्यू ले ली 15। चलो 15 की जगह 5 ले लो। तो हमने जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 5 ली तो 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा जरा बताओ, 30, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 41। ठीक है, समझ में आ गया। जब हमारा डिग्री सेल्सियस कितना है, डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 5, तो हमारा जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितना है 40। अब एक काम करो, 0 ले लो। तो जब 0 लेंगे तो डिग्री सेल्सियस में जब वैल्यू डिग्री की 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। देखो
जब 0 करा, 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 32। अब -5 ले लो, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज मत लो, -5 ले लो। तो जब -5 लेंगे, जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -5 लेंगे तो ध्यान से देखो, -5 से 5 कैंसिल, बचा -1 -9, -9 प्लस 32 तो माइनस कर दो, यानी 32 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, है ना, और इसमें कितना बच जाएगा 2, 23। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। अब बस इन 3 वैल्यूज़ को लेकर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इजीली, है ना, कर दूं, चलो देखो फटाफट देख लेते हैं इसको, ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना, फिर इसके बाद इसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। तो ध्यान से देखो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, और यहाँ स्मार्टली आपको काम करना है। कैसे, देखो 41 और 5, अब हमारे जो मेन वैल्यू है वो 41 तक जा रही है, और एक वैल्यू जो है डिग्री सेल्सियस की वो 5 से ज़्यादा नहीं है, तो हम ऊपर और नीचे 1-1 का गैप ले लें, और इस साइड हम 10-10 का गैप ले लें, ठीक है ना। तो x में हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, देखो अभी भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये हो गया, हाँ ऐसे भी ले सकते हैं। आपने x को कितने डिवीजन कर दिया, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10, और y में क्या कर दिया आपने, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया। वैसे कोशिश ये करा करो, वैसे जब ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है हमारे पास भाई, 41 की वैल्यू अगर हम इधर मान लें और इधर कुछ और लें तो फिर हमारी वैल्यू बनेगी नहीं ना, है ना। अब या तो फिर आप एक काम करो, इसमें भी 10-10 का ले लो, कर लेते हैं, चलो इसमें 10 लेते हैं, दोनों में 10 लेते हैं, चिंता मत करो। तो ये हो गया, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और ये हो गया 50, ठीक है। इधर जाओ, -10, -20, -30, ये हो गया -40, ये हो गया -50, ठीक है। तो ये -x में चले गए। अब y में चले जाओ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 50। बहुत शानदार। इधर चले जाओ, -10, -20, -30, -40 और -50, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर f को हम किस पे मान रहे हैं, x पे मान रहे हैं, f को हम x पे मान रहे हैं, और y पे किसको मान रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। तो इस डायरेक्शन में हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी, 5। अब 5 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 10 के बीच में, तो यहाँ कहीं आ गया 5, है ना। तो ये 5 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी, 41, तो 41 जस्ट 40 के बाद होगा। तो ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा भैया 32 और 0, तो 0 पर 32, मतलब अगर ये 0 है तो इधर 32 पर जाओ, तो ये 30 के जस्ट बाद 31 और 31 के जस्ट बाद 32, 0, ये हो गया 32,0, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 41, 32, 23, और y की वैल्यू कितनी है, 5, -5। अब तीसरा है -5, तो -5 पे जाओ, इधर माइनस में इन दोनों के बीच में ये आधा हो गया, और 23, तो ये प्लस का 23 इधर आएगा 20, और इधर आएगा 23, ये 3 वाला, ये 23 आ गया। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई तो आप इसको लिख दो भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी, और यही हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया आसानी से। हाँ, अपन जैसे इसमें मैंने 10 ले लिया, 10 को 1 यूनिट मान लिया, तो इस पे मैं 5 या कुछ और मान सकता हूं? मैं वही बता रहा था कि आप कर सकते हो, लेकिन अब अगर आपको नहीं करना, आपका मन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने दोनों में सेम कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब यहाँ लिख सकते हैं x एंड y हैविंग 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो आधा कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, है ना, ठीक है। 1/10 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1/10 1 यूनिट हो जाएगा, इसलिए आधे का क्या हुआ, 5 यूनिट। चलो बहुत शानदार। अब दूसरा सवाल है, इफ द टेम्परेचर इज डिग्री 30 डिग्री का है सेल्सियस में, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या होगा। अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना है, तो देखो ध्यान से, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी हो तो 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, डिग्री सेल्सियस की 30, तो बस 9/5 इंटू 30 डिग्री प्लस 32, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 1 5 5 6 30, 9 6 54, और 54 में जब 32 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, 5 3 8 6 86, तो ये हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू किसके, 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा,
उसने कहा भाई फ़ारेनहाइट में कितना है, और बस मेजरिंग यूनिट मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों क्वांटिटी का जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब गर्माहट जो होगी वो सेम रहेगी। अब कितने भी गर्माहट है ठंडा के, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा है इफ द टेम्परेचर इज 95। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, 95 डिग्री है, तो 95 डिग्री मतलब अब डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 रखनी पड़ेगी। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो पहले 32 माइनस कर दो, तो 95 में से जब 32 माइनस कर देंगे तो 9/5 डिग्री सेल्सियस बचेगा। दोनों को माइनस करो, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बता भाई। 95 में से 32 जाएगा तो बचेगा 63, तो ये आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ऊपर गया और नीचे आया, तो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63 और 7 × 5 = 35, तो डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका टेम्परेचर कितना है, 35। अब हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 97 98 है ना। अगर 98 से ऊपर चले गया तो बुखार आ जाता है ना, बोलते हैं ना आपको 98 बुखार है, आपको 102 डिग्री भी बुखार है, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। और उसको कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में तो लगभग 40, भाई 40 भी बहुत होता है ना। 103 बुखार जब ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा होता है। अब वो ये कह रहा है इफ द ये तो हो गया, इफ द टेम्परेचर ऑफ द डिग्री सेल्सियस इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 तो सेल्सियस में कितना होगा। तो एक काम करते हैं, वो बोल रहा है भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर 0 होगा तो दोनों की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं और लिख लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब बोल रहा फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो 0 ले लो, 0 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इधर आएगा तो -32, ऊपर जाएगा तो 5, नीचे आएगा तो 9, आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आंसर आएगा 5 × 2 = 10 और ये 5 × 3 = 15, तो आ जाएगा 15 + 1 16, तो 160 -/9, तो लगभग इतना डिग्री सेल्सियस माइनस में चले जाएगा टेम्परेचर, ठंडक हो जाएगी। अब वो कह रहा है अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू ये सब 0, तो आंसर कितना आएगा 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी 32 डिग्री, 32 डिग्री हो गया। अब वो ये कहना चाह रहा है भाई आखिरी क्वेश्चन में कि इफ देयर इज एनी टेम्परेचर जिसमें न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम हो, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम हो। मतलब वो कह रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर है, अगर है तो ऐसी कौन सी वैल्यू पर बराबर है। चलो देखते हैं, फिर से लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसको 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगी। अब वो कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हैं, तो आप क्या बोल दोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस। अगर बराबर हैं तो लिख दो फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा ये, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 32। अब 5 इधर जाएगा एलसीएम लेकर, तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर 32। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर 32। 5 ऊपर -4 नीचे, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 × 5 अपॉन -4, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40, डिग्री सेल्सियस में -40 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू -40 है तो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों बराबरी है। मतलब एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 होती है समाप्त, और इसी के साथ आप लोगों की ये एक्सरसाइज समाप्त करने के बाद हम आखिरी एक्सरसाइज को लेके आएंगे बहुत जल्द। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया भाई। चलो फिर आ गया तो अच्छी बात है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।